Hello students, how are you all? I hope you are doing well at your home. लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट के अंदर हमने आयनिक क्रिस्टल दो तरह के पढ़े थे। टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल में हमने NaCl टाइप का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने CaCl टाइप का स्ट्रक्चर देखा। आज हम आगे पढ़ेंगे और आज थर्ड टाइप का आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखेंगे, समझेंगे। तो हेडिंग डालिए बिना किसी देरी के। जिंक, जो थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर है वो है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ZnS। ये जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है, टाइप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बेसिकली देखा जाए तो ये AB टाइप का स्ट्रक्चर होता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? AB टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब AB टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये तो समझ में आ रहा है कि ZnS है। जिंक सल्फाइड के दो पॉलीमॉर्फ्स हैं, यानी कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है और ये दो फॉर्म में, दो तरह के क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एज जिंक ब्लेंड एंड जिसको हम स्टेराइड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वुडजेट, है ना। तो जस्ट लिखिए पहले, जो ZnS है उसके दो पॉलीमॉर्फ्स हैं। पॉलीमॉर्फ्स क्या क्या? द वेरी फर्स्ट इज जिंक ब्लेंड और स्फेराइड। जिंक ब्लेंड और स्फेराइड, ठीक है, टाइप स्ट्रक्चर। और दूसरा जो होता है वो होता है वुडजेट। टाइप स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट टाइप का इसका पॉलीमॉर्फ है, यानी जिंक ब्लेंड, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? रेडी, जिंक ब्लेंड। ZnS। जिंक, जो ZnS है, जिंक सल्फाइड, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, या फिर जो स्फेराइड टाइप का है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैटायन और एनायन का पोजीशन क्या होता है ना। यहाँ पे हमारे पास है Zn2+ कैटायन के फॉर्म में और H2- यानी एनायन के फॉर्म में। अगर हम सबसे पहली बात करें कि पोजीशन क्या होता है कैटायन का और एनायन का, तो ये पोजीशन डिपेंड करता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो पर। और देखा गया है कि जो इसका कैटायन होता है ये बेसिकली अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में होता है। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के अंदर होता है। मतलब कहने का मतलब है जो कैटायन होता है उसका पोजीशन वाइड में होता है। कौन सी वाइड में होता है? टेट्राहेड्रल वाइड में होता है। लेकिन सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड में नहीं होते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में होते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड, यानी कि हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। मैं TVS लिख रहा हूं, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम एनायन की पोजीशन की बात करें तो एनायन का पोजीशन होता है FCC लैटिस के अंदर, है ना। एनायन का पोजीशन क्या होता है? FCC लैटिस, ठीक है। FCC लैटिस या CCC लैटिस में होता है एनायन का पोजीशन,
क्लियर, बहुत अच्छा। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बाकी के आयनिक क्रिस्टल में हमने देखे थे, वैसे इसमें भी कि नंबर ऑफ एनाइन कितने हैं और नंबर ऑफ कैटाइन कितने हैं। नंबर ऑफ एनाइन, नंबर ऑफ एनाइन, पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैटाइन का। नंबर ऑफ कैटाइन इक्वल्स टू हाउ मच एंड नंबर ऑफ एनाइन इक्वल्स टू हाउ मच। इसको समझने के लिए हम एफसीसी लैटिस बनाते हैं। चलिए यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये एक एफसीसी लैटिस है। अब यहाँ पे एटम्स का जो पोजीशन होगा कहाँ होगा, मैंने बताया आपको कैटायन, तो कैटायन कहाँ होता है व्हाइट्स के अंदर, और एनायन क्या होता है लैटिस पॉइंट पर। लैटिस पॉइंट भी यहाँ पे होगा एनायन। और चूंकि एफसीसी है तो हर एक फेस पे भी होगा। इसके अलावा व्हाइट्स के अंदर एनायन होंगे। अब व्हाइट्स कहाँ होगा, व्हाइट्स का पोजीशन है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल व्हाइट। इसका मतलब पहली बात बताइए कि टेट्राहेड्रल व्हाइट का पोजीशन क्या होता है। मैंने बताया था पहले एफसीसी लैटिस के अंदर, आपको याद होगा कि जो बॉडी डायगोनल होता है, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग ही टेट्राहेड्रल व्हाइट्स होते हैं। कहां पे, एक टेट्राहेड्रल व्हाइट तो यहां बनता है इस कॉर्नर से √3a/4 के डिस्टेंस पर, और एक इधर से बनता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल व्हाइट, यानी कि एक डायगोनल पर एक ही व्हाइट होगा। इसी तरह अगर हम पूरी एफसीसी लैटिस में देखें तो 4 डायगोनल्स हैं, इसीलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ जो व्हाइट्स होगा वो 4 होगा टेट्राहेड्रल व्हाइट, और उस चारों टेट्राहेड्रल व्हाइट में जो नंबर ऑफ कैटायन होंगे वो 4 होंगे, है ना, क्लियर। तो नंबर ऑफ कैटायन, एक टेट्राहेड्रल व्हाइट यहाँ है, इसी तरह से 4 डायगोनल बनेंगे। मैं चूंकि ये फिगर और बेकार दिखेगा, है ना, तो मैं एक ड्रॉ कर दिया, ऐसे आप 4 ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ठीक। तो बताइए नंबर ऑफ कैटायन कितना है, नंबर ऑफ कैटायन आ गया 4। बहुत अच्छा। कैटायन को हमने ये हमने पोजीशन दिखाया आपको, दिस इज द पोजीशन ऑफ Zn2+। अगर हम बात करें S2- का पोजीशन क्या है, तो S2- का पोजीशन कॉर्नर पे होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एनायन कितने होंगे, नंबर ऑफ एनायन देखिए सारे कॉर्नर पे हैं और सारे फेस पर है, तो कितने हो गए, क्योंकि ये लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई कर रहा है, तो हमने एफसीसी लैटिस के लिए लिखा है टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है 4, कॉर्नर पे 1/8 × 8 1 प्लस 1/2 × 6 कितना हो गया टोटल 4, क्लियर। यानी कि नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, नंबर ऑफ एनायन कितने हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 4 कैटायन और 4 एनायन है, यानी कि ZnS जो लैटिस होगा उसका फार्मूला यूनिट क्या होगा। अगर हम बात करें फार्मूला यूनिट का, फार्मूला यूनिट हम क्या लिखेंगे, ZnS होल 4, यानी इसका मतलब होता है एक लैटिस के अंदर 4 ZnS हो गए, एक यूनिट सेल के अंदर 4 जिंक ब्लेंड एस्टेराइड का स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखिए, ये तो सेकंड पॉइंट आपने लिखा नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन के बाद। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन यानी Zn2+ एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन यानी S2-। बताइए कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ, क्योंकि टेट्राहेड्रल व्हाइट होता है और टेट्राहेड्रल व्हाइट इज इनक्लोज्ड बिटवीन 4 स्फीयर्स और 4 एटम, है ना, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। और S2-, क्योंकि ये अल्टरनेट डायगोनल में अल्टरनेट जो है
वो डायगोनल में यहाँ पे Zn2+ है। अगर मान लीजिए कि आप किसी का बात करते हैं, किसी कोऑर्डिनेट एटम पे चाहिए, जैसे सपोज हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे H2- है और यहाँ पे जो H2- है वो कितने Zn2+ से सराउंडेड है। तो आप बोलेंगे पहला तो यहाँ पे है सराउंडेड। इसी तरह से अलग अलग यूनिट सेल में होंगे और एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से टच में होता है। तो 8 यूनिट सेल से टच में होता है, लेकिन हर एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाई नहीं करेगा, अल्टरनेट में होगा। यानी कि 8 में से 4 पर बॉन्ड होंगे। तो 8 में से 4 तो कितने हो गए, यानी 4, यानी 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्युपाई करेगा, है ना, कौन, Zn2+। यानी कि सल्फर H2- के सराउंडिंग में नेबरिंग कितने एटम होंगे, 4। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। जैसे ये 1 है वैसे ही 4 होंगे बाकी नियरेस्ट नेबर, क्लियर, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, देखिए इंटर आयनिक स्पेस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी कि R of Zn2+ plus radius of H2-, this will be how much, this will be, ये पूरा बॉडी डायगोनल √3a होता है और √3a/4 ये वाला डिस्टेंस होता है। हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, बस आपको याद रखना है। अब √3a/, यानी इंटर आयनिक डिस्टेंस कितना है, √3a/4, हमने पहले भी ये कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाती है जिंक सल्फाइड का जो ब्लेंड, जो स्टेरलाइट टाइप का स्ट्रक्चर है उसके बारे में। दिस इज ऑल अबाउट स्टेरलाइट। अब हम बात करते हैं जो सेकंड टाइप का होता है जिंक ब्लेंड में, ZnS, जो सेकंड टाइप का पॉलीमर्स होता है ऊर्जाइड, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आइए ऊर्जाइड। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 आया था। इसका मतलब ये किस टाइप का क्रिस्टल है, 4:4 टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप का, उसको हम बी लिखते हैं, आप उसको ए लिख लीजिए, जिंक ब्लेंड का जो स्टेरलाइट टाइप का है, बी लिखिए ऊर्जाइड। तो जिंक ब्लेंड में जो दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर है वो है ऊर्जाइड। ये बहुत ही आसान है। अब ऊर्जाइड कैसे कैसे होता है ये हम देखते हैं। पहली बात, अगर हम बात करें कि इसमें ZnS जो होता है Zn2+, यानी कैटायन और एनायन, इसका भी फार्मूला है तो Zn ऐसे ही होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ZnS। तो इसमें Zn2+ जो है वो कैटायन और H2- एनायन, इसका जो लोकेशन होता है, इनका जो पोजीशन होता है वो डिफरेंट होता है। यानी अगर हम बात करें कि H2- का पोजीशन क्या होता है तो हम बोलते हैं HCP लैटिस के अंदर होता है, HCP लैटिस। HCP बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और अगर Zn2+ की बात करें तो ये कैटायन है और कैटायन का पोजीशन जो होता है वो बेसिकली वर्ड्स के अंदर होता है और वर्ड में क्या होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड। क्लियर। अब बताइए HCP लैटिस है तो सबसे पहले बताइए, पहला पॉइंट हमने पोजीशन बताया आपको। सेकंड पॉइंट इज कि नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन कितना होगा, नंबर ऑफ Zn2+ कितना होगा और नंबर ऑफ H2- कितना होगा। आपको याद होगा हमने जब HCP लैटिस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो लैटिस पॉइंट पर अगर H2- है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और नंबर ऑफ Zn2+ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ Zn2+ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के बराबर हो जाएगा, नहीं, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के बराबर होगा। और नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ एटम n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है 2n, यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ
टेट्राहाइड्रल कितने हो जाएंगे 2n। अगर n = 6 है तो ये हो जाएगा 12। लेकिन हाफ ऑफ द टेट्राहाइड्रल को ही ऑक्युपाई करता है कौन Zn2+। इसका मतलब 12 में से हाफ, 12 का हाफ कितना होता है 6, यानी कि नंबर ऑफ Zn2+ आयन कितने होंगे 6। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 6:6 टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा एस्फेरिनाइट टाइप का स्ट्रक्चर था वो 4:4 टाइप स्ट्रक्चर था, जबकि जो जिंक सल्फाइड का बुरजाइट वाला स्ट्रक्चर है वो 6:6 टाइप स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में क्या हो। अच्छा, पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले एक चीज की फार्मूला यूनिट क्या होगा इसका। फार्मूला यूनिट इसमें फार्मूला यूनिट क्योंकि 6 नंबर ऑफ कैटायन है, नंबर ऑफ एनायन है, इसका फार्मूला यूनिट होगा ZnS6। क्लियर? ओके, बहुत अच्छा। एक और बात, ये तो तीसरी बात हो गई। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ क्या हो जाएगा, और Zn2+ का पोजीशन क्या है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, तो फिर से टेट्राहेड्रल बॉन्ड 4 एटम के बीच में क्लोज होता है, और इसीलिए हम कहेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इसमें कितना है 4। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2- कितना हो जाएगा 4। क्लियर? यानी कि ये जो है ये भी क्या है 4:4 टाइप क्रिस्टल है। लेकिन जो ये जो मैंने लिखा 6:6 टाइप, इसको मिटा लीजिए आप, ये 6:6 टाइप नहीं है, 6:6 मतलब फार्मूला यूनिट को, ये नंबर ऑफ एटम है, ये फार्मूला यूनिट को बताता है ना। तो फार्मूला यूनिट क्या है ZnS6, 6:6 टाइप नहीं बोलेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है हमें टाइप ऑफ क्रिस्टल क्या। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। सो दिस इज ऑल अबाउट बुरजाइट है। अब जो जिंक ब्लेंड हमने अभी पढ़ा, जिंक ब्लेंड में ही जिंक ब्लेंड टाइप का ही एक स्ट्रक्चर आता है, वो होता है डायमंड का। जिंक ब्लेंड से बिल्कुल मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, जो स्कैलराइट टाइप का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वैसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका डायमंड का, तो वो अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं डायमंड के बारे में। बेसिकली अगर डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये जिंक ब्लेंड से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर of diamond is same as that of ZnS, that is zinc blend sphalerite। एस्फेराइट, ठीक है, मतलब डायमंड का स्ट्रक्चर एस्फेराइट जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही। याद होगा अभी आपको हमने दिखाया था, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो FCC टाइप का होता है। सपोज ये एक FCC लैटिस है जिसमें कि ये लैटिस पॉइंट्स हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कार्बन का पोजीशन क्या है, क्योंकि ग्रेफाइट या डायमंड दोनों ही कार्बन से बना है, तो यहाँ पे खास करके डायमंड में कार्बन का पोजीशन क्या है ना। पोजीशन ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन बेसिकली
कार्बन का जो पोजीशन होता है वो सारे एफसीसी लैटिस के ऊपर होता है, मतलब एफसीसी लैटिस में, और साथ के साथ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में होता है। मैंने बताया था जिंक प्लेन में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में होता है पोजीशन किसका, कैटायन का। और इसमें क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे कैटायन तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन का जो पोजीशन होता है सारे के सारे एफसीसी लैटिस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, एफसीसी लैटिस एंड अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ओके, मतलब कार्बन का जो पोजीशन होता है वो एफसीसी लैटिस पॉइंट पर होता है और साथ के साथ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के पर होता है। क्लियर, बहुत अच्छा। ये तो पहली बात हुई, तो दूसरी बात बताइए, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बस इतनी सी है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होगा हर एक कॉर्नर पे है और फेस पर है, कुल मिला के कितना होता है 4 एफसीसी लैटिस के अंदर। तो ये 4 हो गया आपका एफसीसी लैटिस वाला। और कहां पे है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के अंदर। जैसे ये एक डायगोनल है, डायगोनल में क्या होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होगा, और 4 डायगोनल है, हर एक डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा। वैसे तो 2 होता है, लेकिन हम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हर एक डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा। तो कुल मिला के कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे, 4। क्लियर? तो चारों टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कार्बन होगा, तो कितने हो गए टोटल कार्बन, 4 तो एफसीसी लैटिस पर और 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के अंदर, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के अंदर कितने हो गए टोटल, 8। यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 8 होगा। क्लियर, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बताइए। डिस्टेंस बिटवीन मतलब डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, मैं डीसीसी से इसको डिनोट कर रहा हूं, कार्बन कार्बन एटम, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ऐसे लिखिए, कार्बन कार्बन एटम। तो क्या डिस्टेंस होगा, जो एक तो कॉर्नर पे है और कॉर्नर से इसके बीच का दूरी, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के बीच का दूरी है, तो √3a/4 उतना ही होगा, है ना। यानी कि क्या डिस्टेंस है, √3a/4। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे एक और आयनिक क्रिस्टल का बात करेंगे। तो आज हमने अभी तक जो पढ़ा है वो जिंक सल्फाइड के बारे में पढ़ा। जिंक सल्फाइड में हमने 2 तरह के स्ट्रक्चर देखे, एक स्टेलराइट और एक वुलजाइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्टेलराइट टाइप का स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है किसका, डायमंड का। तो हमने फिर बात की डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसके बारे में। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। 4th टाइप का आयनिक क्रिस्टल है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2। यहां पे कैल्शियम है और फ्लोरीन है।
अगर हम बात करें सिर्फ कैल्शियम का पोजीशन, तो कैल्शियम कैटायन के फॉर्म में Ca2+ के फॉर्म में होगा और F- है हमारे पास। बताइए, फ्लोरीन का साइज तो छोटा होता है, कैल्शियम का साइज बड़ा है। भले ही कैल्शियम 2+ की बात कर रहे हैं, फिर भी जो F- है उसके कंपैरिजन में कैल्शियम 2+ का साइज बड़ा है। और चूंकि रिलेटिवली F- का साइज छोटा होता है, इसीलिए जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है उसमें एनायन का पोजीशन, एनायन जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड्स के अंदर होते हैं। क्लियर? मतलब वाइड्स के अंदर कौन होता है? F- होता है। और Ca2+ जो है वो FCC लैटिस में होता है। F- जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड्स के अंदर होता है। क्लियर? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर के तौर पे देखें, अच्छा, टेट्राहेड्रल वाइड्स में यहाँ पे कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं? तो ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्युपाई करते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है? अब अगर हम सबसे पहले बात करें, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया पोजीशन, है ना, कैटायन और एनायन का पोजीशन। सेकंड पॉइंट कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होता है? नंबर ऑफ Ca2+ कितने हो जाएंगे और नंबर ऑफ F- कितने हो जाएंगे? तो अगर नंबर ऑफ Ca2+ की बात करें तो आपने कहा FCC लैटिस में, और FCC लैटिस में कितने होते हैं? 4। बहुत अच्छा, कितना हो गया? 4। क्लियर? अच्छा, F- सारे के सारे टेट्राहेड्रल वर्ड, देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन अ यूनिट सेल। बताया था मैंने, एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होता है, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। सारे के सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को F- ऑक्युपाई करता है और इसलिए नंबर ऑफ F- कितने हो जाएंगे? 8। थर्ड पॉइंट, Ca2+, तो Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- की बात करें तो F- का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया आपको कि Ca2+ जो है वो कहाँ है? FCC लैटिस में। और अगर Ca2+ FCC लैटिस में है तो FCC लैटिस पर हर एक कॉर्नर पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं वो कितने करते हैं? वो 8 होता है। हमने पहले ही बताया कि कॉर्नर पर नियरेस्ट 8 F- से वो घिरे हुए होंगे और F- का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? क्योंकि ये वाइड्स के अंदर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? क्लियर? और इसलिए इस तरह के क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? इस तरह के क्रिस्टल को बोलते हैं 8:4 टाइप क्रिस्टल। बहुत अच्छा। अब सबसे पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है? रेडियस r ऑफ Ca2+ प्लस r ऑफ F-, इसका दूरी कितना होगा? इसका दूरी जो होता है a√3/4 होता है। हमने पहले भी देख रखा है कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है? इसके कुछ अलग एग्जांपल भी हैं, जैसे CaF2 है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे SrF2 लिख सकते हैं आप, SrF2 हो गया, या CaF2, BaF2, ये सब इनके और भी एग्जांपल्स हैं जिसका सेट इस क्रिस्टल के साथ रिजेंबल करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ओके, अब एक लास्ट और एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट
एक और आयनिक क्रिस्टल हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है, और नेक्स्ट इज द लास्ट वन एंड फिफ्थ टाइप का आयनिक क्रिस्टल, एंड फिफ्थ इज एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड यानी कि Na2O टाइप स्ट्रक्चर। अगर इसमें हम Na+ की बात करें, जो हमारा कैटायन है Na+, अच्छा इसमें फ्लोराइड के पीछे एंटी क्यों लग गया, यह अभी तुरंत समझेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। Na+ कैटायन का क्या पोजीशन है, और O2- यानी एनायन का क्या पोजीशन है। देखिए हमने देखा था कि जो F- थे वो वाइट्स के अंदर था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कौन है, कैटायन Na+, जिसका साइज छोटा होता है, और इसलिए इसका पोजीशन कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वाइट्स के अंदर, यानी दिस विल ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वाइट्स, और टेट्राहेड्रल वाइट्स। O2- की बात करें, O2- जो है वो कहाँ होता है, FCC लैटिस पे होता है। क्लियर, बहुत अच्छा। एक और बात कि ये तो पोजीशन की बात हमने की। अगर हम आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ Na+ एंड नंबर ऑफ O2-, आपने कहा दिस विल ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वाइट्स, देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स, सो नंबर ऑफ Na+ विल बी 8। O2- ऑक्युपाई FCC लैटिस, और FCC लैटिस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं, और इसलिए O2- कितने हो जाएंगे। क्लियर, दिखा दो कैसे होता है। अगर दिखना है तो आप यूं फटाफट बना लीजिए। ये रहा आपका FCC लैटिस, और इस FCC लैटिस के अंदर ये रहा आपके लैटिस पॉइंट्स, और वाइट्स का जो पोजीशन है, Na+ का पोजीशन का बात करें तो टेट्राहेड्रल वाइट्स में, यानी कि अगर ये बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल में जो टेट्राहेड्रल वाइट्स होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइट्स है, इसी तरह से 4 बॉडी डायगोनल में 8 टेट्राहेड्रल वाइट्स होंगे, और यहाँ पे किसका पोजीशन होगा, यहाँ पे Na+ होगा। अगर हम बात करें O2- का, तो O2- कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर, अब बात आती है कि आपने ये तो बता दिया, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वाइट्स के अंदर है सोडियम, तो बताइए टेट्राहेड्रल वाइट्स occupied by 4 atoms, so coordination number will be 4। क्लियर, अब आता है क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2- क्या होगा। O2- का पोजीशन FCC लैटिस पर, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एक FCC लैटिस के कॉर्नर 8 यूनिट सेल से घिरे हुए होते हैं, और हर एक यूनिट सेल के डायगोनल पर क्या होंगे, वाइट्स में Na+ होगा, तो 8 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2-। क्लियर, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है और 8 है, तो ये किस टाइप का क्रिस्टल हो गया, दिस इज 4:8 टाइप क्रिस्टल, 4:8 टाइप क्रिस्टल। अब बताइए कि हमने फ्लोराइड में क्या बताया था आपको, हमने फ्लोराइड में बताया था आपको दैट वाज 8:4 टाइप स्ट्रक्चर, वो 8:4 टाइप स्ट्रक्चर था, ये 4:8 टाइप स्ट्रक्चर है, और इसीलिए वो फ्लोराइड है, तो ये एंटी फ्लोराइड। क्लियर, अब एक और बात आती है, वो बात क्या है, वो बात इतनी सी है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है, बताइए इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि R of Na+ प्लस
रेडियस ऑफ O2 माइनस क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ की दूरी है कितना, √3a/4, सो इजी है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमें सारी चीजें पता चल गई। अब एक चीज और आ जाता है, इसका कुछ एग्जांपल, इसका एग्जांपल है लास्ट बात क्या, इसका कुछ एग्जांपल जिसका सेट एंटीक्लोराइड के साथ रिजेंबल करता है, और वो है K2O Rb2O etc। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक क्रिस्टल, टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो सॉलिड स्टेट के अंदर ये इस तरह से टाइप ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल है। इसके अलावा भी कुछ आयनिक क्रिस्टल होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं आते। यही 5 टाइप का आयनिक क्रिस्टल आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है ना? ये सारी चीजें पढ़ेंगे और ये चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रही है। ओके, थैंक यू।